जैसे कि आने वाले समय में किस तरह से गुणवत्ता बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मायने रखेगा आने वाले समय में। हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के साथ भी नास्कॉम के साथ एमओयू करवाया है कि वो आर्टिफिशियल बेस्ड इंटेलिजेंस एआई बेस्ड सब्जेक्ट्स को उसमें जोड़ लें ताकि आगे का भविष्य ठीक हो, क्योंकि शिक्षा पर भी एआई का प्रभाव पड़ेगा। आज ही मैं गया हुआ था, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं महोदय, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करके वर्कशॉप हम लोग का SCRT जो नोडल एजेंसी है ट्रेनिंग का, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब तक लिए 1 साल के अंदर 3,80,000 शिक्षकों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, ताकि वो अपना जब पढ़ाई कराएं जाके स्कूलों में तो गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई कराएं। समय किताबें भी मिल रही हैं और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का भी एक वर्कशॉप करवाया था हम लोगों ने, ताकि हर एक स्कूल में सिर्फ किताबी पढ़ाई ना हो और उसके अलावे भी जो प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई हो बहुत अच्छे तरीके से। 40 जिलों के सभी छात्र छात्राएँ अभी SCRT में आए हुए हैं, जिनका हम लोगों ने अपने गार्जियंस के साथ उनके रहने के खाने का सबका व्यवस्था हमने किया। मैं स्वयं गया था सुबह 9 बजे, 1-1.5 घंटे रह के आया हूँ और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है। तो इस तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग है कैसे डेवलप है, क्वालिटी कैसे डेवलप हो, तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं महोदय। इसलिए माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वो अपना संकल्प वापस लें। माननीय सरकार बहुत काम कर रही है। मैं सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। एक रिक्वेस्ट मेरा है, आप ध्यान में रखें जरूर, कि बड़े स्कूल बनाए जिसमें 50 शिक्षक हो, 1500 विद्यार्थी हो, जिससे वैरायटी और क्वालिटी बेहतर हो सके। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। सदन की सहमति से संकल्प वापस हुआ और अब मैं प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी को आमंत्रित करता हूं। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य में ध्वनि प्रदूषण, वायु गुणवत्ता, पर्यावरण संकट की समस्याओं का समाधान करे। माननीय सभापति जी, उप सभापति जी और अभी सभापति जी, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो प्रकृति का बड़े पैमाने पर हमने दोहन किया और मानव और प्रकृति के बीच के जो रिश्ते थे वो असंतुलित हुए, जिसके आधार पर नाना ये इकोलॉजी शब्द आया। पहली बार इसका प्रयोग अर्नेस्ट हैक्किल ने इसका प्रयोग किया और जर्मनी में ग्रीन पार्टी भी बनी। मैं कहना ये चाहता हूं कि पूरी दुनिया की, मैं जिस विषय पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया की चिंता का विषय है, मनुष्यता की चिंता का विषय है। और उसके बाद जो अपने यहाँ की जो स्थिति है वायु की, उसमें जो हमारे यहाँ की वायु है उसमें PM पार्टिकुलेट मैटर जिसे कहा जाता है वो 2.5 और 10 होता है। ये 2.5 वाला बड़ा खतरनाक है और यह अपने यहाँ की जितनी गाड़ियाँ चलती हैं या विशेष रूप से टेम्पो जिसमें तेल का मिक्सचर होता है, इन सब चीज़ों पर उससे ज़्यादा ये 2.5 वाला जो PM है वो पैदा होता है। इस पर इसको ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कैसे कम हो और गाड़ियों को कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दूसरे ऊर्जा से इसको लाया जाए। ये भी इसके साथ साथ जल छिड़काव भी बहुत से देशों में, और अपने यहाँ भी मैं सुनता हूँ कि छपरा में अंग्रेज जब थे उस समय की जो नगर पालिका थी उस समय सड़कों पर जल का छिड़काव होता था। आज भी हो रहा है। इसके बाद सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक पेड़ माँ के नाम का ये जो योजना है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जल जीवन हरियाली का जो
प्रचार प्रसार और लोहिया के शब्दों में दलविहीन निर्णय, लोहिया बराबर दलविहीन निर्णय की बात कहते थे, जिस पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक हों। तो जल जीवन हरियाली का जो मामला है वह दलविहीन निर्णय है और उस पर इस सारी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। दल विहीन नहीं, सर्वदलीय। दलविहीन, दलविहीन। ठीक। माननीय मंत्री, जंगल की बात है सर, सर माननीय सभापति जी, मैं प्रतापगढ़ में गया था आज से 30 साल पहले। माननीय सदस्य, मैंने कहा कि कुल 28 संकल्प है। हम बस तुरंत समाप्त कर देते हैं। और मैं प्रतापगढ़ गया था, जहां आप ज्यादा जानते हैं कि स्टालिन की बेटी स्वेतलाना रहती थी और आपके सुमित्रानंदन पंत भी रहते थे। वहां विधानसभा के अध्यक्ष ने वहां चौसा आम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। उसका कारण है कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको बिल्कुल रोक दिया था उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने यहाँ भी पानी, वायु और ध्वनि इससे संबद्ध जो प्रदूषण है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और इसको बहुत मजबूती और गंभीरता से लिया जाए। माननीय सदस्यगण, अभी माननीय मंत्री का उत्तर होगा, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि 28 माननीय सदस्य हैं जिन्हें संकल्प पढ़ना है। नाम इसका संकल्प है, लेकिन हम लिखते हैं ना कि अभिस्ताव हम करते हैं सदन से। दरअसल है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को थोड़ा वजनी बनाने के लिए एक उपसर्ग लगा दिया गया अभी। तो केवल संकल्प आप है जो प्रस्ताव के रूप में पढ़ दीजिए और तब मंत्री का उत्तर होगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान सदस्य का पर्यावरण पर चिंता जाहिर है और पूरा देश और पूरा समाज के लोग इससे चिंतित हैं। लेकिन जिन्होंने कहा कि पानी का छिड़काव, तो हमको लगता है कि माननीय सदस्य सुबह उठेंगे तो देखेंगे या रात के 11 बजे पानी का छिड़काव आज भी हो रहा है। अंग्रेज के समय नहीं, आज भी हो रहा है। ठीक है। और जहां तक नहीं, अब वो छपड़ा, अब वो अंग्रेज की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी रात के 11 बजे 12 बजे जाइएगा तो पानी का छिड़काव होते रहता है। और जहां तक आज भी कोई वाहन से यदि कोई ऐसा डस्ट लेके जाते हैं तो उसको ढका हुआ, उसको ढक करके ही लोग ले जाते हैं, ये भी है। दूसरी बात की वृक्ष के जहां तक सवाल है, तो माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि हम तो अभी 3 महीना हुआ है, तो मैंने जिस दिन हम अपने विभाग में गए उसी दिन मैंने अधिकारियों से कहा कि बिहार का जो वृक्ष है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जामुन है, पाकर है, गूलर है, यह कहीं भी नहीं दिखता है। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अब से, और सभी जगह चिट्ठी भी चली गई है माननीय सदस्य जिला में। मैं कई जिला में गया, मैंने पूछा कि इस बार कौन सा वृक्ष लगाना है, तो लोगों ने कहा कि इस बार सर आया है चिट्ठी की पीपल, बरगद, नीम, जामुन। हम सबको पता है सभापति महोदय कि गर्मी के दिनों में गांव के लोग पीपल के नीचे ही पूरी गर्मी बिताते थे, आज वह कहीं नहीं दिखता है। तो मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को कहा कि यदि पर्यावरण को बचाना है तो ये जो वृक्ष लगाए, देखते हैं कि 2, 4, 5 साल के बाद सूख जा रहा है। तो मैंने कहा कि पीपल, बरगद, नीम ऐसे जो वृक्ष हमारे परंपरागत वृक्ष हैं, इसको बड़े पैमाने पर लगाया जाए, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा। साथ साथ मैं माननीय सदन से भी मैं आप सब लोग से सहयोग चाहूंगा कि मैंने अभी अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना से डोभी तक एक ग्रीन कॉरिडोर, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह आप इसको कीजिए और इसमें सारे वृक्ष जो हमारा परंपरागत वृक्ष है वही रहेगा। और साथ साथ हर 15-20 किलोमीटर पर एक सेल्फी पॉइंट जो वन पर्यावरण का हो, जहां कोई कंक्रीट का निर्माण नहीं हो, सारा एकदम जो है अपना प्राकृतिक का निर्माण हो, जाकि लोग अपने सुकून से जाकर के वहां बैठे और ठीक है। माननीय मंत्री जी, हो गया। जी, तो ऐसा
माननीय सदस्य आग्रह है वापस कि लेता हूं। जी। वापस ले लिए ना, ठीक। डॉक्टर रुमिला ठाकुर नहीं है। 16 आएगा। श्री रविंद्र प्रसाद सिंह, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह भारत में समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता और 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी तथा लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न के सम्मान से अलंकृत करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे। माननीय सदस्य ने जो संकल्प में हाँ ठीक। गया हुआ है, हम तो ये सूचना दे रहे हैं हम तो सूचना दे रहे हैं कि जब समाजवादी नेता हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, इस सरकार के मुखिया हैं, तो लोहिया जी का नाम भारत रत्न पुरस्कार के लिए बिहार सरकार ने बहुत पहले 2019 से ही कई बार हम लोगों ने रिकमेंड कर चुका है। ठीक है, इसलिए अभी माननीय सदस्य धन्यवाद। आग्रह है इसलिए कि वापस अपना लीजिए। प्रस्ताव वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य श्री जनक राम जी। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि राज्य के महान समाजसेवी, स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामसुंदर दास जी की जयंती एवं पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह घोषित करें। सभापति महोदय, एक शिक्षित और किसान वर्ग में जन्म लेने वाले और राज्य के मुखिया जो स्वर्गीय रामसुंदर दास जी कि मैं मांग करता हूं सभापति आपके आसन से, सरकार से, जो 9 जनवरी 1921 में जन्म लिए और 15वें मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का सेवा करने का भी अवसर मिला। गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों के भी आवाज थे, साथ में सर्व समाज के चहेते भी थे। इसका उदाहरण है कि सोनपुर सम्मान सीट से विधानसभा जीत करके बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया और 15वीं लोकसभा में सोनपुर लोकसभा से, हाजीपुर लोकसभा से सम्मानित एक कद्दावर नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को अपदस्थ करके लोकसभा में भी जाने का काम किया। हम आपके आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये चाहेंगे कि जन्म जयंती आप ही बोलिएगा ना। ठीक है, हो गया। समारोह के अवसर पे समारोह घोषित करने का मैं मांग करता हूं, हाँ छोड़ दे। राजकीय घोषित करने का मांग करता हूं। ठीक। माननीय सदस्य जनक राम जी ने जो स्वर्गीय रामसुंदर दास जी के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की है, सरकार का उससे इनकार नहीं है। सरकार जितनी भावनाएं उन्होंने व्यक्त की है सबको उचित और सही मानती है, लेकिन अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, समय पर जरूर किया जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य आग्रह है कि अभी अपना प्रस्ताव वापस। माननीय मंत्री जी दयालु हैं, कृपालु हैं और चहेते भी हैं। मैं आपके आदेशानुसार मैं अपने प्रस्ताव को आग्रह है, आदेश नहीं। आग्रह वापस लेता हूं। ठीक। हाँ तो वापस लिया, संकल्प अनुमति से वापस हुआ, हो रहा है। ठीक है, हो गया। वो 20 हस्तांतरित है, 20 तो स्वयं जी का एक है वो स्थानांतरित है, पशु को राष्ट्रीय पशु वाला जो है वो वन पर्यावरण विभाग को और पशु संसाधन विभाग को स्थानांतरित। बोल दो ना। नहीं
नहीं नहीं, बोल देने में क्या है? ठीक है, हो गया। महोदय महोदय महोदय, हम्म, इजाजत दिया जाए महोदय। इजाजत से बोलिए ना। सर, मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं। राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संदर्भ में अपनी सिफारिश भेजने का कष्ट करें। मैं गाय को, जिससे धार्मिक भावनाओं की ख्याति है, जिसका जिक्र वेद पुराण महाभारत में भी है, मैं सिर्फ उसकी चर्चा नहीं करता, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय, 2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी इस गौ हत्या के गौ हत्यारों से चंदा लेती है। उस चंदा से देश भर में वो झंडा खरीदती है, और बजरंग दल के लोग चंदा लेकर के पूरे देश में, महोदय पूरे देश में, इतना पूरे जिला में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम किया है। अब बताइए, वो भगवान राम हो का गया, अपमान हो गया, है, हो गया। महाभारत नहीं का आएगा, अपमान नहीं है, आएगा। गीता का अपमान है, चलिए, माननीय मंत्री। गीता का अपमान है। महोदय महोदय, पूरे बिहार में गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की जा रही है, चाहे वो आप बैठिए, अब नहीं कुछ आएगा, आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। सभापति महोदय, गौ हत्या के नाम पर भाजपा चंदा लेकर पूरे देश में, पूरे देश बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए, अब कुछ नहीं है। सभापति महोदय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना संख्या फाइल नंबर 25/1 WL-1 दिनांक 30/5/2011 से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु अधिसूचित है। बाघ के स्थान पर गाय को राष्ट्रीय पशु अधिसूचित किए जाने संबंधी कोई भी निर्णय भारत सरकार के स्तर पर लिया जाना होगा। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने के निमित्त भारत सरकार के अनुशंसा किए जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने अथवा बीफ कंपनी को अविलंब बंद किए जाने का विषय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार से संबंधित नहीं है। ठीक, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, आप इसको वापस लीजिए, वापस ले ले रहा हूं महोदय। आप समय नहीं है। महोदय महोदय, अपना जिस संकल्प तरह वापस से बिहार में लाइसेंस दिया गया है, वापस बीफ नहीं लेंगे तो इंडस्ट्री वोटिंग से अपना करा देंगे। संकल्प वापस ले महोदय, लें। मैं इसको आपका संरक्षण चाहिए महोदय। क्या संरक्षण बिहार में बीफ कंपनी खोली गई है, जहां जब आप कह दिए, माननीय मंत्री का जवाब पकड़ा जाता बहुत है, अनुकूल है, उन्होंने लोगों जवाब को दिया पकड़ा है। जाता है महोदय, उसके बेकसूर लोगों जवाब को पकड़ के के उन पर लिंचिंग किया संदर्भ जाता में है। आप वापस बजरंग लेते हैं। दल के लोग सर उसको तस्कर करते हैं। ठीक है, ठीक है, सवाल ठीक यह है, है कि बजरंग दल को उसका तस्करी करते हैं और बेकसूर लोगों को मारा जाता है। महोदय, इस पर तो जो होने इस चाहिए, संकल्प के कानून बननी पक्ष में वे चाहिए। हाँ कहें, जो विपक्ष में वे ना कहें। विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, संकल्प सदन द्वारा अस्वीकृत किया गया। डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, वैसे आपका अधिकार नहीं बनता है, लेकिन चलिए बोल दीजिए जल्दी, 2 मिनट में। 1 मिनट। महोदय, बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभी प्रस्ताव करती है कि वह कुम्हार, नाई, बढ़ई, लोहार, तांती, ततवा, कानू, मल्ला, चंद्रवंशी, गरेरिया जैसे अन्य जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने हेतु सरकार से सिफारिश करती हूँ। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ महोदय कि केंद्र की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, वो भी बार बार बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा, और सर अति पिछड़ा वोट का तो पूरे दावेदारी ये करते हैं कि मेरा है, तो उसकी जौन माल की गारंटी भी तो आपको ही न करना होगा। अगर कानून बना देंगे, जैसे मैं नाई समाज से आती हूँ, तो कोई लौनिया, ठकुरनिया, हजमिनिया तो कम से कम संबोधित नहीं करेंगे महोदय। जाति का दंश झेलना पड़ता है लोगों को। ये नहीं है कि इस तरह से अगर संबोधन करेंगे, अगर लोगों को ये पता हो जाएगा सर कि कानून है, तो फिर जो है सुनिए, आप तो सर एकदम डिटेल हो जाएगा। सर मैं पूरा 1 मिनट सर, पूर्व में आदरणीय राबड़ी देवी जी भेजी थी और एंथोग्राफी मांगा गया था जो एसएन सिन्हा। महोदय, वैसे माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है
उस भावना से तो सरकार सहमत है और ये इसी से स्पष्ट है कि जिन जातियों की चर्चा इन्होंने अपने इस प्रस्ताव में की है उन सब जातियों को अनुसूचित जाति में या किसी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा बिहार सरकार पहले कर चुकी है। ये पहले ही महोदय कर चुकी है। हमारे पास सूची है अलग अलग जातियों की जब की है। लेकिन महोदय एक चीज हम कह रहे हैं कि ये जो कह रहे थे कि कोई जाति सूचक शब्द से पुकारता है, ये जात का वर्गीकरण बदलने से तो वो चीज नहीं खत्म होती है। वो चीज तो मानसिकता की बात है। अगर जिनकी मानसिकता भ्रष्ट होती है वही जाति सूचक शब्दों से पुकारते हैं, वो चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जात हो, अनुसूचित जाति हो या सवर्ण भी होते हैं, उनको भी लोग जात के नाम से कहते हैं, ये बभना है, ये फलना है। इसलिए ये क्या, ये तो मानसिकता होती है, उसको किसी जाति या जाति वर्ग विशेष से नहीं लेना चाहिए। सब हो गया से भी तो ये बहुत पिछड़े हुए हैं महोदय, और उसको अगर मुख्यधारा में आप लाने के लिए अगर SC/ST में शामिल करते हैं तो कानून के साथ साथ महोदय आर्थिक रूप से भी सबल होंगे, उसको सुविधा भी मिलेगा हर चीज का। इसके लिए महोदय हमने नहीं है, क्या करें, वापस लीजिएगा? अच्छा जी, मैं वापस लेती हूँ। ठीक, प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री सच्चिदानंद राय। महोदय मैं 5 मिनट से अधिक नहीं लूंगा। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि राज्य के ग्राम सभाओं को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करें। ये मूल स्वरूप की बात मैं जरा विस्तार में बताता हूं महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से यह आग्रह करता हूं कि ग्राम स्वराज को उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित करने, ग्राम सभा को पंचायत से जुड़े मूल निर्णय लेने का अधिकार देने तथा पंचायतों को स्वावलंबी और स्वशासन संपन्न बनाने हेतु आवश्यक शक्तियां प्रदान करने की दिशा में ठोस पहल करें। महोदय, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। यह केवल कहावत नहीं बल्कि हमारा ऐतिहासिक अनुभव है। वैदिक काल से लेकर मौर्य और गुप्त काल तक हमारे गांव स्वायत्त और सशक्त इकाइयां थे। ग्राम सभा निर्णय लेती थी, गांव अपने संसाधनों का प्रबंधन करता था और छोटे बड़े विवाद गांव में ही सुलझा ली जाते थे। ये हमारी शक्ति थी। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने इस व्यवस्था को कमजोर किया, पंचायतों की न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गईं और गांव सरकारी तंत्र पर निर्भर हो गए। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी हम उस मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, परंतु आज भी पंचायतों को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। महोदय, यदि हम सचमुच ग्राम सभा चाहते हैं तो ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार देने होंगे। ठीक, माननीय मंत्री जी, आपने मुझे 5 मिनट दिया, अगर 1 मिनट में बंद कीजिएगा तो क्या फायदा? माननीय मंत्री 5 मिनट महोदय। अरे वापस तो होना ही है ना, तो सुन तो कम से बात तो रख ले महोदय। तो बढ़िया है कि वापस बात कर तो कम से लीजिए। कम पब्लिक के बीच समय में जाए, बहुत कि उनकी बात हमें सदन में रखने का प्रयास तो किया महोदय। यही आप हम 4 मिनट तो दीजिए सर। इतना टाइम नहीं लगाइएगा तो एक ही बार में सब आपने कहेगा 5 कि पड़ा मिनट हुआ कोटा मान दिया है हमें, हम 4 मिनट की तैयारी करके आए, यही सोचकर कि ये तो कम से कम पूरा करने देंगे, कर लेने दीजिए महोदय। यदि हम सचमुच ग्राम सभा चाहते हैं तो ग्राम सभा को वास्तविक अधिकार देने होंगे। ग्राम सभा केवल औपचारिक बैठक न रहे बल्कि विकास योजनाओं की स्वीकृति, निगरानी और सामाजिक जवाबदेही का केंद्र बने। पंचायतों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले ताकि वह स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कर सके। मैं सदन के समक्ष 3 प्रमुख आग्रह रखना चाहता हूँ। पहला, ग्राम सभा को पंचायत की मूल निर्णयकारी संस्था के रूप में सशक्त किया जाए। दूसरा, पंचायतों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों का वास्तविक हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। और तीसरा, पंचायत प्रतिनिधियों को आप रख दीजिए उसको, उसका मैंने महोदय मैं जानता था कि ऐसा होगा, इसीलिए पूर्व में मैंने 3 पत्र निर्गत किया है। एक आपके नाम से, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी के नाम से। आपके यहाँ पत्र जा चुका है। मैं आशा करूंगा कि लिखित उत्तर प्राप्त होगा। वैसे तो मुझे वापस देना है, बिना आग्रह के वापस दे लेता हूँ महोदय, ताकि समय और बचे। लेकिन मैं ये विश्वास रखता हूं कि जो बात मैंने आपके समक्ष रखा है या पत्र के माध्यम से जो बताया है उस पर सकारात्मक उत्तर अवश्य प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव वापस देता हूं। बोलिएगा क्या? सब बटवा बोल दिए, वापस ले लिए। ठीक, माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार।
माननीय सभापति महोदय, ये बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो नवादा जिला अंतर्गत रो प्रखंड का अनुमंडल कार्यालय रजौली से हटाकर नवादा सदर अनुमंडल कार्यालय में व्यवस्थित करे। सभापति महोदय, 1994 में महोदय रो प्रखंड गोविंदपुर प्रखंड से अलग होकर बना था महोदय, और वहाँ 14 पंचायत है महोदय। 14 पंचायत के लोगों को नवादा अनुमंडल होकर रजौली अनुमंडल जाना पड़ता है, जिसका दूरी 60 किलोमीटर है महोदय। अनुमंडल स्तरीय कार्य कराने के लिए लोगों को 1 से 2 दिन 3 दिन तक का समय लग जाता है महोदय। मेरा आपसे आग्रह है, मांग है कि जल्द से जल्द रो प्रखंड को रजौली अनुमंडल से हटा के नवादा अनुमंडल में जोड़ने का काम करे महोदय। और जिला स्तर से इसका फाइल डीएम के स्तर से प्रमंडल तक जा चुका है, प्रमंडल से विभाग तक आ चुका है महोदय। सरकार जल्द से जल्द इस पर विचार करे महोदय। 32-33 वर्ष हो गया प्रखंड को बने हुए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है महोदय। है समान प्रशासन ठीक है, सामान्य प्रशासन को स्थानांतरित किए हैं, तो हम जवाब दे देते हैं कि ये अनुमंडल या जिला में उनके परिसीमन का मामला अभी इस पर विचार नहीं चल रहा है। जब विचार किया जाएगा तो इसके साथ ही संबद्ध होता है नए अनुमंडलों के भी सृजन की बात, उस समय जरूर इस पर विचार किया जाएगा। अभी माननीय सदस्य आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस ले। सभापति महोदय, नए अनुमंडल नए प्रखंड बनाने की बात नहीं है महोदय, बात तो अनुमंडल बात हो गई ना, में जोड़ने की बात। मंत्री जी समझ गए, आपका उत्तर दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि वापस कीजिए। महोदय, इन्होंने सुना नहीं। रजौली अनुमंडल से हटा के नवादा अनुमंडल में महोदय, हमने अनुमंडलों के परिसीमन की ही बात से शुरू की थी। जितना सोच के आए उतना बोलबे करेंगे। हम महोदय इन्हीं के बात से शुरू किए थे। परिसीमन में ही ना कुछ रहता है, इधर कुछ जाता है उधर। संकल्प अनुमति से वापस लिया गया। माननीय श्री नीरज कुमार। माननीय सभापति महोदय, वज्रपात को प्राकृतिक आपदा की सूची में केंद्र सरकार शामिल करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश का हमने प्रस्ताव दिया है। एक लाइन है सभापति महोदय, मैं प्रोसीडिंग का पार्ट बना देता हूं, जो एनसीआरबी का डेटा है। और एनसीआरबी का डेटा 2023 यह कहता है सभापति महोदय कि मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा वज्रपात से बिहार में मौत हुई, और बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा माना जाता है उससे मात्र 67, और बिजली गिरने से 345। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख रुपए की सहायता भी उससे संबंध में की है। लेकिन ये राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा की सूची में वज्रपात नहीं है। हम राज्य सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि केंद्र सरकार को सिफारिश करिए कि वज्रपात को भी प्राकृतिक आपदा माने। और इसमें एक आपको इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ, अभी अपने यहाँ एक इसरो का हुआ था, मीटिंग हुआ था, वहाँ से वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने किया है कि 2 महीना के अंदर हम लोग ये तैयार कर रहे हैं कि अब कहीं भी बिजली गिरेगी तो उसके 2 घंटा पहले ही दे दिया जाएगा, खबर दे दिया जाएगा। ये 2 महीना के अंदर आ रहा है, इसलिए वापस ले लिए ना, वापस ले। जवाब आ जाए, जवाब तो हो ही गया। बोलना है तो बोलिए। सदस्य जो कह रहे हैं वो बिहार के हित की बात है। बिहार सरकार सिफारिश करेगी केंद्र सरकार से इसको राष्ट्रीय आपदा में शामिल करने का। ठीक, वापस राज्य सरकार के आश्वासन के आलोक में इस संकल्प को वापस ले। संकल्प अनुमति से वापस लिया गया। श्री लाल मोहन गुप्ता। यह बिहार विधानसभा, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अविस्ताव करती है। वह मुंगेर जिला के जमालपुर नगर पूर्वी क्षेत्र स्थित बालक एकदम क्लियर कर दिए हैं। मंत्री जी सूचना पर है। हाँ मंत्री जी। जी बोल रहे हैं जी। नहीं प्रश्न मामले में वस्तुस्थिति यह है कि गृह मंत्रालय आपदा प्रबंधक संभाग के ईमेल दिनांक 22/2/26 द्वारा सूचित किया गया है। इधर हमारे तरफ मुंह करके बोलिए ना। सूचित किया गया है। इधर 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 सभापति महोदय, 12/2/26 को द्वारा सूचित किया गया है कि 16वें वित्त आयोग द्वारा लू एवं बिजली गिरने, वज्रपात जैसी
आपदा को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है, जिसे दिनांक 1/4/2026 से लागू किया जाना है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस ले। तो संकल्प वापस हो गया है पहले ही। जी जी, इसकी सूचना आपको नहीं मिली लगता है। हाँ ठीक। लाल मोहन गुप्ता जी, लाल मोहन गुप्ता जी। माननीय सभापति, ये धन्यवाद देंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे। ठीक बात। अभी वापस के लिए सरकार ने संकल्प वापस जवाब दिया। लेने के आलोक में माननीय मंत्री जी, माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने बोला, आपदा मंत्री जी ने बोला, और हम लोगों के राज्य सरकार की कार्यनीति भी रही है कि आपदा पर राजकोष पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है। और इस संबंध में केंद्र सरकार की संवेदनशीलता के मद्देनजर राज्य सरकार ने जो परिपत्र जारी किया है, हम राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संकल्प वापस। चलिए, लाल मोहन गुप्ता जी पढ़ दिए आप। माननीय सभापति महोदय, बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अविस्तार करती है वो मुंगेर जिला के जमालपुर नगर पूर्वी क्षेत्र स्थित बालिका मध्य विद्यालय बड़ी आशिकपुर नगर वार्ड नंबर 3 को उच्च विद्यालय या +2 में पढ़ने उत्क्रमित करने का कृपा करेंगे। महाशय, जमालपुर नगर 2 भागों में बटा हुआ है, एक पूर्वी एक पश्चिमी, और पूर्वी क्षेत्र की आबादी लगभग 50,000 से अधिक संख्या है वहां पर, और अधिकांश कमजोर वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, महादलित वर्ग के लोग, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं, और कमजोर वर्ग के लोग बहुत से अधिक संख्या में निवास करते हैं वहां। लेकिन एक भी माध्यमिक बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एक भी माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण 8वीं तो पास करती है, लेकिन ठीक है, माननीय मंत्री जी ने ग्रहण किया इसको। मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि हर एक पंचायत में एक +2 स्कूल रहे, लेकिन यहाँ इन्होंने जो अपना प्रस्ताव दिया है, उक्त के आलोक में नगर परिषद जमालपुर के वार्ड नंबर 2 में पार्वती देवी उच्च विद्यालय नवागांव जमालपुर पूर्व में संचालित है, जिसमें बालक एवं बालिकाएं पढ़ रहे हैं, जो मध्य विद्यालय बड़ी आशिकपुर जमालपुर के वार्ड नंबर 3 से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। उक्त वार्ड में सभी छात्रों और छात्राओं का नामांकन किया गया है, लेकिन फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो उनका पुनः हम अवलोकन कर लेंगे और आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अतः अनुरोध है अपना संकल्प। महोदय, हम निवेदन करना चाहेंगे जो मंत्री जी का मंत्री जी बोल दिए, अब उस सूत्र के आलोक में वापस लीजिए। मैं आश्वस्त हूँ मंत्री जी के बयान से, मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूँ। ठीक। श्री जीवन कुमार। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्तार करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों, प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को गृह जिला या निकटतम जिला के अधीनस्थ विद्यालयों में ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करे। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि रैंडमाइजेशन के माध्यम से सरकार ने पहले भी ये ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन रैंडमाइजेशन में जिन लोगों को जहां भेजने का ऑप्शन दिया गया था वहां पर वो लोग जा नहीं सके, किसी कारणवश रैंडमाइजेशन में कुछ हुआ होगा। इसके बाद ग्रीवांश सेल के माध्यम से भी स्थानांतरण की प्रक्रिया लाने की वो काम किया गया, लेकिन ग्रीवांश सेल के माध्यम से भी वो काम नहीं हुआ। हजारों शिक्षक ग्रीवांश सेल में अपना आवेदन दिए, लेकिन उनका वहाँ ट्रांसफर नहीं हो सका। आज भी वो आशा लगाए बैठे हैं कि हमारा ट्रांसफर होगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ये ट्रांसफर की प्रक्रिया में 15 साल से ज्यादा हो गया। ये हमारे बीच के जो पुस्तकालाध्यक्ष हैं, ये सदन का बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस पर कई बार जवाब आया है, इसलिए माननीय मंत्री इस पर आप बोलिए। सभापति महोदय, हमने पूर्व में भी सदन को सूचित किया, जो हम लोग का आकलन है कि जो संतरण हम लोगों ने किया करीब 70-75% उसमें सेटिस्फैक्शन लेवल है। शेष का हमने कहा था कि असेंबली के बाद जो शेष रह चुके हैं, विशेष करके जो अभी भी बीमार हैं और असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उसको पहले टेकअप करके, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन लेवल मुश्किल है। अधिकांश लोग सेटिस्फाइड होंगे। मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कि जमुई के कुछ इलाकों में, बेलहर में, जैसे बांका में, या फिर कई जिलों में बिल्कुल
वहाँ के लोग कम क्वालिफाई किए हैं, तो वहाँ भी लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन यथासंभव हम लोगों ने लोगों की जो मांग थी अधिकांश को हम लोगों ने मीट किया। शेष हमने कहा था सदन को कि सेशन के बाद यथासंभव हम लोग उस पर विचार करके पूरा करेंगे और संकल्प वापस लेने की माननीय सदस्य। ठीक, माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने सदन के बाद आश्वासन दिया है। सदन के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, इसके पहले भी बीपीएससी के जो प्रधानाध्यापक थे उनके बारे में भी आपने कहा था और बीपीएससी ट्री 3 के बारे में भी आपने कहा था। इसके लिए मैं आपको मंत्री जी धन्यवाद बता देता हूं। दिए, आप भी बता वापस लीजिए। महोदय के माध्यम से भी मंत्री जी ने आग्रह किया है। चलिए धन्यवाद देता हूं और संकल्प को वापस लेते हैं। ठीक, संकल्प वापस हुआ। श्री कुमार नागेंद्र नहीं है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। अब हम लोग प्रस्ताव करते हैं कि मंत्री जी के बोलने के बाद वापस ले लीजिएगा। ज्यादा यह बिहार विधान परिषद सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु उनके कृषि उत्पाद गेहूं एवं धान पर अन्य राज्यों की तर्ज पर बोनस की व्यवस्था सुनिश्चित करें। महोदय, इस पर भी आपका क्वेश्चन आया था महोदय, इसमें आया था, सरकार ने विस्तृत रूप से जवाब दिया था। नहीं महोदय, इस पे कोई जवाब नहीं आया और ये कोई किसी का व्यक्तिगत सवाल नहीं है। इस राज्य की आबादी कुल 14 करोड़ है लगभग महोदय, और अगर 76% आबादी जो आजीविका का मात्र साधन है उसका एग्रीकल्चर, उसी से वो अपना आजीविका पूरा करता है महोदय, तो 10 करोड़ 64 लाख आता है आबादी का। तो मेरा यही प्रस्ताव है कि जैसे अन्य राज्यों में, जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, उड़ीसा की बात करें, केरल की बात करें, तो वहां पे किसानों को धान और गेहूं पर, बाकी और भी अनाज पे मिलता है महोदय बोनस, धान और गेहूं पर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में 917 रुपया बोनस मिलता है प्रति क्विंटल, तेलंगाना में 500 रुपया प्रति क्विंटल, उड़ीसा में मिलता है 800 रुपया प्रति क्विंटल और केरल में मिलता है महोदय 631 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं में भी मिलता है महोदय, मध्य प्रदेश में 175 रुपया क्विंटल और राजस्थान में 125 रुपया क्विंटल। इसके अतिरिक्त भी 6 राज्य समय समय पर अपने किसानों को बोनस देती है और सरकार का भी एक तरह से संकल्प है कि हम अपने किसानों के आय को दुगना करेंगे। तो महोदय, यह तभी संभव है कि जब अन्य प्रदेश अपने किसानों को उसके उत्पाद पर अगर बोनस दे रही है तो बिहार के भी किसान को मिलना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपका अधिप्राप्ति होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सभी धान और आप गेहूं पर दे दीजिए, आप राज्य सरकार जितना अधिप्राप्ति करती है उतना ही के ऊपर में आप धान के ऊपर अभी तत्काल 300 रुपया प्रति क्विंटल के दर पर आप धान में बोनस दे दीजिए और गेहूं पे 200 दे दीजिए। गेहूं पर भी हम इसलिए बोल रहे हैं महोदय कि इस राज्य में सरकार के अथक प्रयास के बाद भी गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं होती है महोदय। जो लक्ष्य होता है उसका 1% भी हम लोग उसके लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सरकार से विनती है, आपके माध्यम से विनती है कि यह जनहित का बहुत बड़ा मामला है, किसानों से जुड़ा हुआ है और वो किसान महोदय, मंत्री जी को बोलने दीजिए, वो किसान महोदय जिसके पास आय का दूसरा कोई स्रोत नहीं है, तो हम चाहेंगे कि कम से कम इसमें बोनस देने की कृपा करें। माननीय सदस्य किसानों की चिंता कर रहे हैं। सरकार ऑलरेडी किसानों के प्रति वो सब कुछ करना चाहिए जो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतिबद्धता है। संयोग से आपने जो प्रश्न किया ये कृषि विभाग से संबंधित नहीं है, ये मामला को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग को स्थानांतरित किया गया है। बाद में आपको पूरी जवाब दे दी जाएगी। नहीं महोदय, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? इसमें इस विषय पर जब यह प्रस्ताव आया महोदय तो हमको क्या करना चाहिए? आप समझिए क्या करना चाहिए। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना महोदय, आप
1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को आजीविका के लिए 10-10 हजार रुपये उसके खाते में दिए। हम लोग की भी मान लिया कि हम लोग भी चाहते हैं कि महोदय महोदय इससे संबंधित प्रश्न महोदय वही हम जानना चाह रहे हैं सरकार से कि इतना जब महत्वपूर्ण मुद्दा महोदय, सभापति जो महोदय, किसानों से जुड़ा हुआ है और इसको भी अगर आप टाल मटोल करके आप साइड कर वापस लेने का, नहीं तो वोटिंग तो हजूर संभव नहीं है। हाँ तो ठीक है माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की पीड़ा, मैंने कहा आपसे पीड़ा को आपके पीड़ा को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और माननीय मुख्यमंत्री खुद चिंतित रहते हैं लगातार। लेकिन सरकार महोदय खाद्य उत्पादन के बाद बोनस देने का कार्य कृषि विभाग को नहीं किया जाता। आप तो विद्वान सदस्य, पुराने सदस्य हैं, और सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए ना, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। और बल्कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ये काम किया जाता है, इसलिए इन सारी मामलों को हमने, कृषि विभाग से नहीं जुड़ा हुआ है तो हमने खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग को हस्तांतरित कर दिया है और अधिप्राप्ति का कार्य खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा ही किया जाता है। इसलिए वक्त आएगा माननीय मंत्री महोदय आपको विस्तार से इसका जवाब दे देंगे। महोदय, जो माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है और जो माननीय सदस्य सुनील जी कह रहे हैं वो भी सही है और सरकार इस मामले में संवेदनशील किसानों के प्रति पहले से रही है। ये इससे भी जाहिर होता है कि हमारी सरकार ने पहले बोनस दिया भी है। ऐसी बात नहीं है कि कोई महोदय 300 रुपया दिया था। महोदय खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने 300 रुपया जब सरकार समझती है तब 300 रुपया देती है सारी स्थितियों को देखते हुए। इसलिए हम कोई दूसरे राज्यों का अनुकरण नहीं करते हैं, हम अपने किसानों का हित अपने से सोच के उनकी भलाई करने में सक्षम है और हमने पहले बोनस दिया भी है। समय पर विचार किया जाएगा, अभी तो वापस ले लें। जानते हैं महोदय कि इस पर ही 2 घंटा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई वोट करा लीजिए सर। महोदय ऐसा है कि मेरा इतना ही कहना है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हित के बारे में सोचते हैं महोदय, एक मिनट में डिस्कशन नहीं है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो महोदय हम ये बोलना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी भी हैं, सारे वरीय मंत्री हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर किसान को आप बोनस देने की मंशा रखते हैं भविष्य में भी, अगले वर्ष भी, अगले वित्तीय वर्ष में भी, तो एक लाइन का तो जवाब है महोदय, एक लाइन का जवाब है कि आगे भी आप किसानों को बोनस देने की इच्छा रखते हैं कि नहीं? मेरा यही तो है। आप संकल्प वापस ले रहे हैं? माननीय मंत्री ने आग्रह महोदय, माननीय सदस्य अनुरोध है, संकल्प कृपया वापस ले लें। क्या महोदय, अभी तो आग्रह भी नहीं हुआ है। आग्रह किए है ना जी, संकल्प वापस लीजिए। आपकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करते हैं कि आप किसी के आग्रह की प्रतीक्षा नहीं करते हैं वापस लेने में, इसलिए महोदय अब नहीं। चूंकि एक साथ 2-3 मंत्री बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कैसे हम उसको श्रवण कर पाएंगे। लेकिन हम सदन के, आप तो एक ही बार बोलते हैं सारे आदमी के बढ़ने ना, तो सब मंत्री के जवाब एक ही बार। ठीक है, आप संकल्प वापस हुआ ना? वापस। ठीक। श्री अनिल कुमार। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार में संचालित सभी निजी हॉस्टलों को वाणिज्य कर विभाग से अंतर्गत जीएसटी एवं सेवा कर हेतु निबंधन अनिवार्य करे। माननीय सभापति महोदय, राज्य में निजी विद्यालय की संख्या मानव संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पहले 5% से अब 12% निजी विद्यालय हो गए हैं। बिहार में कानून की सरकार है। आम आदमी जो गांव में रहते हैं अपने बच्चियों को राज्य के
पटना में या जिला हेडक्वार्टर पर रखकर हॉस्टल में पढ़ाती है, पढ़ाने का प्रयास करता है। तो हमारा इसमें यह कहना है कि जो हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में रहते हैं, जो हॉस्टल के संचालक हैं, वो उनको एक तरह से शोषण करता है। शोषण करने का मतलब उसका आर्थिक शोषण, तो उसका जो शोषण, जो आर्थिक शोषण होता है, हम सरकार में उसको पढ़ाते हैं, साइकिल दिए, पोशाक दिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देकर उसको वहां तक मैं पहुंचाता हूं। तो मैं सरकार से मांग करते हैं कि जो ऐसे जो संचालक हैं हॉस्टल के, उनको जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, जिससे कि राज्य सरकार को भी लाभ हो। महोदय, राजस्व विभाग भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4/2024 राज्य कर दर दिनांक 12/7/2024 की प्रविष्टि संख्या 12 के अनुसार आवासीय सेवाओं की आपूर्ति, जिसमें आपूर्ति का मूल्य व्यक्तिगत प्रति माह 20,000 रुपया या उससे कम हो, बशर्ते यह आवासीय सेवा कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए दी गई हो, पर जीएसटी का दर 0 है। पुनश्च जीएसटी अधिनियम की धारा 22(1) के अंतर्गत यह प्रावधानित है कि किसी सेवा प्रदाता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त 20 लाख से अधिक होने पर ही अनिवार्य निबंधन हेतु दायी हो जाते हैं। उपरोक्त दो खंडिकाओं से स्पष्ट है कि सामान्यतया हॉस्टल सेवाओं में के लिए जीएसटी निबंधन अनिवार्य नहीं है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। ठीक है, वापस हुआ संकल्प, वापस हुआ। माननीय श्री सौरभ कुमार, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्तार करती है। वो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं को मिलने वाले पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने में सत्यापन एवं अन्य समस्त बाधाओं को तुरंत दूर करते हुए छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान करें। महोदय, ये बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक योजना चलाई जाती है, जिसमें पोस्ट मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार की तरफ से मदद की जाती है। इसका जो सत्यापन होता है वो जिला स्तर पे होता है। तो हो क्या रहा है कि जिला स्तर पे जो सत्यापन हो रहा है, अभी तक 5.5 लाख आवेदन पड़े हुए हैं जो सत्यापन नहीं हो रहा है। तो मेरा सरकार से कहना है कि सत्यापन के लिए दिनों का निर्धारित कर दे कि भाई इतने दिनों में सत्यापन हो जाए, क्योंकि जितने 2 महीने 3 महीने में जब तक सत्यापन हो रहा है तब तक टाइम निकल जा रहा है। ठीक है, समझ गया महोदय, इसमें दूसरी चीज भी है, इसमें एक विसंगति है जो हम लाना चाह रहे हैं। हाँ, माननीय मंत्री जी। महोदय, इसमें एक और विसंगति समझ गया मंत्री जी। नहीं, एक महोदय, ये क्वेश्चन नहीं ना है कि इस पर ये होगा। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य और सदन को सूचित करना चाहेंगे हम कि अब तक लिए 10,08,330 छात्र छात्राओं को 457.7 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और ये जो प्रक्रिया हम लोग 31 मार्च तक पूरा कर लेंगे। लेकिन साथ ही बता दें कि इसमें एक कारण ये भी होता है कि कई बार जो आवेदक होते हैं त्रुटिपूर्ण फॉर्म वगैरह ये अपने गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग रिजेक्ट करके उसको नहीं देते हैं, उसको फिर मौका मिलता है कि अपने त्रुटि को सुधारने के लिए, इसलिए भी विलम्ब होता है। लेकिन जैसे मैंने आंकड़ा बताया कि 10 लाख से ऊपर छात्र छात्राओं को मिल चुका है, और हमने 31 मार्च तक का ही डेडलाइन रखा है, जिसमें शेष जो भी सही है उसको हम लोग पूरा कर देंगे। ठीक, वापस लीजिए। माननीय सदस्य, अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस। मैं अपना संकल्प वापस करूं। माननीय सदस्य दिलीप कुमार सिंह नहीं, माननीय सदस्य अशोक कुमार पांडे। सभापति महोदय,
यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध एवं अति प्राचीन मंदिर मां मुंडेश्वरी धाम प्रांगण में रोपवे का निर्माण करवाए। सभापति महोदय, मां मुंडेश्वरी बिहार के अति प्राचीन मंदिरों में से है और यह 600 फीट ऊंचाई पर अवस्थित है। रोपवे के निर्माण के लिए सभापति महोदय पहली बार प्रस्ताव 2016-17 में आया था, जिसकी लागत 7.3 करोड़ है और बिहार सरकार के धीमी गति से चलने वाली सरकार 4 साल में मिट्टी जांच करवाई और लगभग 9 सालों बाद उसकी स्वीकृति प्रदान हुआ 2024 के अंत में। सभापति महोदय, अभी तक वहां न रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, न कोई कार्य है, जबकि जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है और एनओसी भी मिल चुका है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रोपवे का निर्माण कब शुरू होगा। ठीक है, बोलने दीजिए मंत्री जी को। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा मां मुंडेश्वरी धाम के महत्व को ध्यान में रखते हुए कैमूर में पर्यटकीय सुविधाओं हेतु कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में मां मुंडेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण हेतु 7,35,42,000 रुपये की योजना स्वीकृत की गई है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से वन्य प्राणी अनापत्ति एवं स्टेज 1 की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है महोदय। स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अतः उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों के आलोक में माननीय सदस्य अनुरोध है कि उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, मैंने तो पूछा है कि कब शुरू होगा। जब स्वीकृति मिल गई है तो निर्माण कार्य कब शुरू होगी? थोड़ी बाधा है, मंत्री जी ने कहा पूरा हो जाएगा तो मिल जाएगा, वरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में मैं अपना संकल्प वापस। ठीक, संकल्प वापस हुआ। श्रीमती रीना देवी। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को पेंशन की व्यवस्था लागू करे। महोदय, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र 3 स्तरों पर सरकार को चलाती है, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार, जिसके अंतर्गत जो गांव है और जो शहर है, जिसमें पंचायत मुखिया और जिला परिषद के लोग जो है कि काम करते हैं। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की ही देन है कि पंचायती राज का जो है कि जो शिलान्यास हमारे बिहार में हो सका और खास करके इसके अंतर्गत पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महिलाओं की सहभागिता सबसे ज़्यादा रही महोदय। जिस तरह से हम लोग विधायक होकर के लोगों के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख को सुनते हैं, हमारे मुखिया, हमारे पंचायत समिति, हमारे जिला परिषद के सदस्य भी उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। उनके लिए राशन दिलाने की बात हो या उनके परिवार के लिए भागदौड़ करने की बात हो, उनके परिवार में अगर कोई बीमार हो तो उसकी मदद करने की बात हो, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने की बात हो, तो वो उनके साथ अपना पूरा का पूरा समय बिताते हैं। और इसके लिए कभी कभी जो है उनको अपने घर से भी पैसा देना पड़ता है महोदय। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को पेंशन मिलता है, जो कि मिलना भी चाहिए, सांसद को भी मिलता है, विधायकों को, विधान परिषद के सदस्यों को भी मिलता है, उनको भी मैं चाहती हूँ कि वो भी हमारी तरह से ही जनप्रतिनिधि हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको भी हमारे जैसा ही एक सम्मानजनक पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए महोदय। आशा करते हैं हमारे माननीय जो मंत्री हैं वो नवयुवक हैं, इसमें जरूर कुछ अपनी पहल रखने का काम करेंगे। महोदय, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए वर्तमान में पेंशन की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए नहीं, अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, अभी के लिए आप से आग्रह होगा कि वापस लीजिए प्रस्ताव, संकल्प वापस लेने की कृपा करें। निश्चित रूप से महोदय, विचाराधीन नहीं है, इसलिए मैंने ये प्रस्ताव लाने का काम किया है। और चूंकि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो नवयुवक हैं और उनकी अलग सोच है, तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में पुनः जो है वो पेंशन की बात को जो है कि जरूर सोचते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था को लागू करेंगे। मैं अपना संकल्प को वापस लेती हूँ। ठीक, संकल्प वापस हुआ। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। महोदय,
यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह सूबे के राज्य कर्मियों के साथ साथ सभी कोटि के विद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षकों सहशैक्षिक कर्मियों को मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त, सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने हेतु कैशलेस चिकित्सीय बीमा सुविधा प्रदान करे। महोदय, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, इसीलिए संकल्प सभी माननीय सदस्य देते हैं। लेकिन मैंने जो संकल्प लाया है, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि सरकार सभी राज्य कर्मियों को, जितने भी राज्य कर्मी हैं, सबको अंशदान देती है, जिसको हम लोग चिकित्सा भत्ता कहते हैं, राज्य सरकार देती है। और क्रमशः 6 राज्यों में, आपके पड़ोसी राज्य भी हैं झारखंड और यूपी, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में वही जो राज्य सरकार अंशदान देती है उसको राज्य सरकार ले ली है और इंश्योरेंस कंपनी से, जैसे पीपीपी मोड पर होता है, उनको 5 लाख का कैशलेस इलाज और गंभीर बीमारियों के लिए लगभग 10 लाख का कवर, 10 लाख रुपए का कवरेज होता है। तो महोदय, इसमें जैसे माननीय विधानमंडल के कुछ सदस्यों ने कहा तो एक कंफ्यूजन हुआ। माननीय विधानमंडल के सदस्यों के लिए भी सरकार ने कह दिया है, राज्य कर्मियों के लिए भी सरकार ने इसी सदन में कहा है। मैंने संकल्प को इसीलिए लाया है जो कि इस संकल्प को अतिशीघ्र, ये कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा जो है योजना, इसको अतिशीघ्र सरकार लागू करे। बस मैंने दृष्टांत दिया। महोदय, वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत विभागीय संकल्प संख्या 946/14 दिनांक 14/8/2015 एवं समय समय पर निर्गत अन्य विभागीय संकल्पों परिपत्रों के आलोक में राज्य कर्मियों को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर सरकारी, गैर सरकारी, निजी अस्पतालों में कराई गई चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य है। राज्य कर्मियों का कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधित मामला विचाराधीन है। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि संकल्प वापस लेने की कृपा करें। मेरा तो उत्तर मिल गया महोदय, विचाराधीन है उन्होंने कहा, लेकिन जो व्यवस्था आप 2015 के संकल्प से कह रहे हैं उसमें रीइंबर्समेंट का प्रावधान है, और मैं कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं विचाराधीन है। इनके विचाराधीन कहने पर, सरकार के द्वारा विचाराधीन कहने पर मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं और अपेक्षा करता हूं जो कि इसी वर्ष ये लागू वापस हुआ। होगा। ठीक है, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह नहीं है, श्री घनश्याम ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, हम राज्य सरकार से विस्तार करै छी जे मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी रेल लाइन, हाँ हिंदी में लिखल है, रेल लाइन के मांग सीतामढ़ी माँ सीता के जन्मभूमि से विद्यापति उच्चैठ वासनी कालिदास जी के जन्मस्थली से सीधे सकरी में मिल जेते और सकरी से हसनपुर भागलपुर तक सीधा रेल के कनेक्शन भे जोड़ल जेते, जे सपना ललित बाबू देखने रहथिन और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सोई सपना रहन। तय हम राज्य सरकार से ई बात के प्रस्ताव करे छी जे मधुबनी बेनीपट्टी पुपरी तक रेल लाइन के संपर्क भ जाए, जे रामायण कॉरिडोर जहाँ बना रहा छी तहिना पशुपति कॉरिडोर अहाँ बना रहा छी, पशुपतिनाथ बाबा नाम, तहिना रेल के नेटवर्क से मधुबनी के बेनीपट्टी के सीतामढ़ी से जोड़े के लेल सरकार, केंद्र सरकार के प्रस्ताव भेजे ताकि उठम रेल के परियोजना जल्द से जल्द बन जाए। ये हम ठीक। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को कई बार सरकार की तरफ से हम लोगों ने इनके प्रस्ताव को और इनके डिमांड को हम लोगों ने पूरा किया है महोदय, लेकिन हम लोग का डिमांड कभी माननीय सदस्य ख्याल नहीं रखते हैं। और ये भी जो संकल्प है माननीय सदस्य का महोदय, इसको भी हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो माननीय सदस्य से कुछ अपेक्षा हम लोग की है, माननीय सदस्यों को कुछ उपाय उनको करना चाहिए। मधुबनी पुरी नई रेल लाइन निर्माण परियोजना को आगे बढ़ाने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करती है। माननीय वापस लीजिए सभापति महोदय, हम अपना मधुबनी जिला के तरफ से सरकार के और माननीय मंत्री जी के अभिनंदन और वंदन करे
जो ओहिठामक सपना साकार कर देलखिन, जे विद्यापति बाबा कहलखिन तू की जन्म भेल तू की बिताओल, सुख सपनो नहीं भेल, सुख के अनुभूति कराबे के लेल अभी तो वापस लीजिए, बाद में अब हो गए सुख बने सुख उपलब्ध कराबे के लेल एहि खुशी के उद्गार में हम अपन संकल्प वापस ले छी। मंत्री जी के धन्यवाद दै छियनि और मंत्री जी के जे अपेक्षा छनि ओकरो हम पूरा करब। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी की अपेक्षा के खोल देलखिन नीरज बाबू, हम पूरा कर दे। माननीय सभापति महोदय, मेरा जो संकल्प है वो कोसी जैसे पिछड़े इलाके के एक संस्थान से है। कोसी में सहरसा में रविनंदन मिश्र स्मारक विधि महाविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई और मेरा अभिस्ताव है और महोदय ये 72 में स्थापना हुई और वर्ष 1980 में अंगीभूत इकाई बन गई। 10 अंशकालिक शिक्षकों की स्वीकृति इसमें मिली, एक प्राचार्य की स्वीकृति मिली। 2015 में 17 पूर्णकालिक शिक्षकों के पद सृजन के साथ विश्वविद्यालय ने सरकार को अपना पत्र भेजा, लेकिन सरकार ने रेशनलाइजेशन के नाम पर जो पहले से अंशकालिक स्वीकृति थी 10, उसमें से उसको काट के 7 कर दिया और 3 का कट हो गया। तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर पढ़ाई से रोक लगा दिया। उसके भी अपने नॉर्म्स हैं महोदय कि वो किस परिस्थिति में वहाँ वो लॉ के क्लासेज हो सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उस महाविद्यालय को जब वो अंगीभूत इकाई है और 2020 से वहाँ नामांकन बंद है, 2023 में आयुक्त कोसी प्रमंडल ने रोस्टर क्लियरेंस के बाद अंशकालिक शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी निकाला था और उसमें लोग अप्लाई भी किए थे। महोदय, देश के बड़े बड़े संस्थानों में यहाँ से पढ़े हुए छात्र जैसे श्रद्धेय नीलम बाबू असम हाईकोर्ट के जस्टिस थे और कई बड़े जस्टिस हुए, न्यायिक सेवा में हुए, बड़े वकील भी हुए हैं। 40 की उम्र में मैंने भी वहाँ से लॉ किया है महोदय, इसीलिए उस संस्थान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है महोदय। तो मैं सरकार की इस नीति के बारे में तंज करते हुए कहना चाहता हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती है दिल को दिल से बनाने में। जिसने संस्थान का सपना देखा होगा उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, जमीन भी दान में मांगा होगा। मनोहर लाल टेकरीवाल ने जमीन दी थी। माननीय सभापति महोदय, जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कमी कुल मिला के जो 15 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हमारे, उसमें करीब 27,000 असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति भी हो चुकी है और हम लोगों ने विश्वविद्यालयों से भी लिस्ट मांगी और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की ज़रूरत है विभिन्न सब्जेक्ट्स में। जहाँ तक माननीय सदस्य का इस वक्त संस्था की बात है, इनका कहना सही है कि वहाँ पर कमियाँ हैं और हमने इसको 2 दिन पहले मंगा करके देखा था और वहाँ पर जो भी कमियाँ हैं और जो खास करके जो पद की आवश्यकता है उसको हमने निर्देश दिया है कि उन पदों को जल्द से जल्द मंगा करके हम लोग जो माननीय सदस्य कह रहे थे उसको हम लोग पूरा करेंगे। हमारी पूरी मंशा है कि वो संस्थान फिर से अच्छे तरीके से काम करे, इसीलिए परसों की बात है, हमने सारा कुछ देखा है और उसमें जो भी आवश्यकता पड़ेगी और माननीय सदस्य से भी अनुरोध करेंगे कि वो अपना और भी सुझाव दे सके और उसको हम लोग पूरा करेंगे। अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लें। माननीय सदस्य वापस लिए। जी महोदय, ये इस तकनीकी पक्षों में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं भावनात्मक पक्षों से मंत्री जी को अनुरोध करता हूं कि नामांकन तत्काल शुरू कराया जाए और मैं संकल्प वापस मंत्री से वापस हुआ। श्री अब्दुल आरिफ सिद्दीकी जी, आज तो इसका उत्तर नहीं हो सकेगा। महोदय, क्या बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वो राज्य के सेवानिवृत्त कर्मियों को केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों की भांति चिकित्सा सुविधा प्रदान करे। महोदय, इससे बहुत ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा और चिकित्सा एक ऐसा मामला है कि सेवानिवृत्ति के बाद तो बेटा
बेटा नहीं पूछता है बाप को इलाज के लिए। ऐसी हमारी मंशा है कि सरकार इस पे सार्थक निर्णय ले, इसमें कोई ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। माननीय सिद्दीकी साहब का जो संकल्प है महोदय, ये बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है महोदय। और माननीय सिद्दीकी साहब उम्मीद किए होंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी इसका जवाब देंगे महोदय। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हमारे मित्र हैं, फोन से बात कर लेंगे। ये स्थानांतरित स्वास्थ्य विभाग को किया गया है महोदय। तो माननीय सदस्य अनुरोध है कि एक बार वित्त मंत्री जी से जरूर आज शाम तक बात कर लें। ठीक है, तो ये संकल्प वापस लेने की कृपा करें। नहीं, ये मंत्री से बात करके तब वापस देंगे। महोदय माननीय मंत्री सरवण जी ने जो जवाब दिया, तो कहते हैं ना कि दिखाना, तो वही दिखा रहे हैं हमको। मतलब ये इसमें यस नो करने की बात है। सरकार है, विभाग तो काम की सुविधा के लिए बांटा गया है, मगर सरकार को अगर निर्णय लेना है तो कहिए यस, नहीं लेना है तो कहिए नो। अभी विचार नहीं है, बाद में विचार करेंगे। महोदय जैसा कि इन्होंने शुरुआत की, उससे मुझको लगा कि बहुत पॉजिटिव निर्णय होने वाला, मगर सेवानिवृत्त हमारे लिए नहीं। यही विचार आप रखिए। मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आने वाले दिनों में यह सरकार सेवानिवृत्त कर्मियों को चिकित्सीय सुविधा में केंद्र सरकार के कर्मियों के भांति देगी। इस आश्वासन के आलोक में मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ। ठीक है, प्रस्ताव वापस लो। धन्यवाद। प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मापदंड के अर्हता के मापदंड के अनुसार विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त अतिथि प्राध्यापकों की सेवा अन्य राज्यों की भांति 65 वर्ष तक के लिए अस्थायी करे। सभापति महोदय, ये अतिथि शिक्षक पूरे बिहार में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जिस समय राज्य सरकार रेगुलर बहाली बिल्कुल बंद कर रखी थी, वैसे समय में इन अतिथि शिक्षकों की बहाली पूरे राज्य में की गई और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लगभग 3000 के लगभग है और बड़ी संख्या में आज के दिन भी पद खाली है। और उस समय इनकी नियुक्ति हुई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के उच्च शिक्षा के शैक्षणिक व्यवस्था को इसी अतिथि शिक्षकों ने समृद्ध बनाए रखा। आज कई राज्यों ने इन अतिथि शिक्षकों को 65 वर्ष तक की सेवा सुनिश्चित करने का काम किया है। इसकी अधिसूचना जारी भी है। हम यही अब संकल्प के माध्यम से हम विभाग से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे बिहार के करीब 3000 जो अतिथि शिक्षक 7-7, 8-8 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको आप 65 वर्ष तक की सेवा सुनिश्चित करें। कारण भी है, इसलिए सभापति में 1 मिनट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज विश्वविद्यालय सेवा आयोग 19 से विज्ञप्ति निकालकर आज तक अपनी बहाली को पूर्ण नहीं कर सका और ये अतिथि शिक्षक ही उस शिक्षण व्यवस्था, उच्च शिक्षा के शिक्षण व्यवस्था को संभाल रखते हैं। हम आज स्वागत करते हैं सरकार के उस निर्णय का कि सरकार ने अभी सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया है और हमने देखा है, अखबार के माध्यम से पता चला कि फर्स्ट फेज में 211 डिग्री कॉलेज विभिन्न प्रखंडों में खोले जा रहे। तो 2 बातें हैं कि जिन प्रखंडों में हमारे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय जो को राज्य सरकार अनुदान देती है, वहां तो नहीं ही खोले, वैसे ही जिसको सरकार अनुदान देती है वैसे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय में ही ये
सरकारी डिग्री कॉलेज का संचालन करें, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि 211 जो आप डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं, शिक्षक कहां से बहाल कर पाएंगे? मंत्री जी समझ गए हैं, आपकी बात को समझ गए हैं। मंत्री जी को अब जवाब 2019 से विज्ञप्ति माननीय मंत्री के माध्यम से 7 साल हो गए, शिक्षक बहाल नहीं माननीय हो मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक सरकार के संकल्पों का प्रश्न है, उसमें तो स्पष्ट है कि 60 वर्ष तक ही उनकी सेवाएं लिए जाएंगी और विश्वविद्यालय आयोग में उन्हें एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वेट भी दिया गया। जब जनरल नियुक्तियां हो रही हैं, 2500 से 2700 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं और उसमें जो अतिथि शिक्षक हैं उनको भी एक, चूँकि उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं कुछ वर्षों तक, इसलिए उनको एक वेटेज भी दिया गया कमीशन के द्वारा। और तत्काल अभी 65 वर्ष तक करने का कोई अभी विचार हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा तो उस पर विचार करेंगे। और जहाँ तक मॉडल डिग्री कॉलेज की बात हो रही थी, वैसे जगह पर जहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, उन्हीं प्रखंडों को हम लोगों ने चुना है और कोशिश है कि जल्द से जल्द वहाँ पर हम लोग कॉलेज भी बनाएं, डिग्री कॉलेज। और तत्काल जब तक वैसे डिग्री कॉलेज नहीं बनते हैं, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर हैं, जैसे कि कहीं पर ट्रेनिंग कॉलेज है किसी जिला में तो वहाँ शुरू करने की, तो जल्द से जल्द पठन पाठन की भी सुविधा हम लोग देंगे। और अतः माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। आप क्या सर बस 2 मिनट सर, खत्म करते हैं। आप ही के कक्ष में, सभापति महोदय, आप ही के कक्ष में शिक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर ये संकल्प है ना। एक मिनट सर, आप ही के कक्ष में, आप ही के शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बातचीत के लिए आपने शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और मंत्री जी को बुलाया था। हम लोग भी उसमें बुलाए गए थे और उस दिन उसकी कार्रवाई अगर देखेंगे कार्य एजेंडा की सूची तो उसमें यह शामिल था। और हम लोगों ने 5 राज्यों की अधिसूचना, वर्तमान में जो मंत्री जी कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जिन राज्यों ने 65 वर्ष तक की सेवा इन अतिथि शिक्षकों को सुनिश्चित किया है, उसकी अधिसूचना भी हम लोगों ने मंत्री जी को हस्तगत कराया था। और उन्होंने जो आज आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसको देखेंगे, उस दिन भी यही आश्वासन मिला था। इसलिए हम चाहेंगे कि स्पष्ट एक आश्वासन मिले मंत्री जैसे कि ये अतिथि शिक्षक को 65 वर्ष की सेवा सुनिश्चित करे, जो आप 50,000 पूरे महीने का आपकी इच्छा है कि संकल्प वापस लिया जाए। तो अनुरोध किया है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प वापस लें। मंत्री महोदय आश्वासन तो दे कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, देखेंगे। हमने ये तो बोल दे, क्योंकि भेग आप आश्वासन नहीं न देंगे मंत्री जी, सरकार है सर, लेकिन हम तो इसीलिए स्मरण भी दिलाए कि आप ही की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, आप ही के कक्ष में हुई थी। उन्होंने ये बात स्वीकार की थी कि जो हम समीक्षा करेंगे। नहीं, अब नहीं आगे बढ़ेगा तो यही बात आपकी इच्छा है संकल्प वापस लिया जाए, नहीं तो जो इस संकल्प के पक्ष मंत्री जी के आश्वासन पर कि निश्चित रूप से 5 राज्यों के जो अधिसूचना है 65 वर्ष तक की सेवा सुनिश्चित करने के लिए, उस आधार पर इनको वो वापस 65 वर्ष तक की सेवा सुनिश्चित करें। इस आश्वासन के साथ हम इसको संकल्प सदन वाला ठीक है। माननीय सदस्य डॉक्टर कुमुद वर्मा नहीं है। आज सदन में कुल प्राप्त 18 निवेदनों को स्वीकृत कर सदन में पेश किया गया, जिसे निवेदन समिति के माध्यम से संबंधित विभाग को प्रेषित किया जाए। सदन की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 27/2/26 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।